हाय दोस्तों, यूबीपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप सभी लोगों के लिए आज का टॉपिक नंबर सेकंड, जिसमें आपको मिलेंगे टॉपिक नंबर सेकंड और इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन 51 से 100 और वीडियो नंबर सेकंड। इसके पहले हम इसके 1 से और 50 तक इतने क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। आपने यदि हमारा वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए और हमारा वीडियो फर्स्ट सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अधिक गहराई से बताया गया है फ्रेंड्स। यदि आप यहाँ पर 50 क्वेश्चन देख रहे हैं तो जान करके चलिए कि कम से कम आपका 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है, वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप मत करेंगे, नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सर, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो अपने मित्रों में चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट किया जाता है आज के सेशन को। तो फ्रेंड्स, आज का है आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसके पहले फ्रेंड्स हम 1 से और 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुके हैं। अब आज आपका जो सेशन है वो 51 से और 100 रहेगा। 51 से 100 क्वेश्चन और सेशन 3 में आपको 101 से 150 इतने क्वेश्चन आपको वीडियो थर्ड में मिलेंगे और ये आपको वीडियो सेकंड में दिया जा रहा है। और इसके बाद आपको ये वीडियो फर्स्ट में ऑलरेडी हो चुका है। आप जाइए और इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोला है कि 12 पोल लैप माउंट डीसी जनरेटर में आर्मेचर चालकों की संख्या कितनी है? 48। तो पोल पिच या ध्रुव अंतराल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ पर केपी जो होता है पोल पिच होता है, ध्रुव अंतराल होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? चालकों की संख्या, ठीक है। क्या होता है? चालकों की संख्या, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या और बटे होता है पोल, ठीक है ना। बटे होता है पोल या ध्रुव। तो यहाँ पर पोल पिच केपी जो है ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? 48/12। कैंसिल कर देंगे तो 12 चौको 48। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिलाक्षणिक लैप वाइंडिंग के लिए सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है कम्यूटेटर पिच प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए +1 और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए -1 होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है इसको कहते हैं अग्रगामी और रिट्रोग्रेसिव कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंड्स क्या? इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? अनुगामी। फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है, अनुगामी। इसको अनुगामी कहा जाता है और इस वाली वाइंडिंग का नाम क्या है? अग्रगामी कहा जाता है, ठीक है ना, अग्रगामी। इसके बाद यहाँ बोला है बैक पिच फ्रंट पिच बराबर होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसमें बैक पिच और फ्रंट पिच कभी बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट बोला है औसत पिच बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2 होता है। एकदम बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। लैप बाइंडिंग में ये प्लस होता है और यहाँ पर लैप के स्थान पर यदि वेव बाइंडिंग आ जाएगा तो वेव बाइंडिंग में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका माइनस का यूज किया जाता है वेव बाइंडिंग के लिए। किसके लिए? वेव बाइंडिंग के लिए यहाँ पर माइनस यूज किया जाता है और लैप बाइंडिंग के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, लैप बाइंडिंग के लिए यहाँ पर क्या होता है? प्लस यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैक पिच और फ्रंट पिच अलग अलग होनी चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है और यहाँ पर नेगेटिव पूछा है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 1956 के आईई मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम 79 के अनुसार जहां निम्न तथा मध्यम वोल्टता लाइन
लाइनें और सर्विस लाइनें किसी इमारत के पास से होकर गुजर रही हैं तो वहां क्षैतिज अंतराल कितना होना चाहिए। मान करके चलिए कि ये किसी का घर है, ये किसी का घर है और ये इसका छज्जा है, तो यहां से जो लाइन की दूरी है, ये क्षैतिज दूरी है फ्रेंड्स, ये कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई चालक यहाँ से लाइन गुजर रही है, ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है ये फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए, ये न्यूनतम 4 मीटर का अंतराल होना चाहिए। ये अगर किसी का घर है और ये फ्रेंड्स लाइन है, ठीक है, तो न्यूनतम 4 मीटर का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। और ये ऊर्ध्वाधर भी फ्रेंड्स याद रखना, ये ऊपर की ओर जो ऊर्ध्वाधर की स्थिति है ये भी आपका 4 मीटर होता है, ठीक है ना, ये भी आपका लगभग 4 मीटर के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बताया गया, ट्रांसफार्मर का प्रतिशत वोल्टता नियमन, मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज आर की वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए जब शून्य लोड तथा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टता 20 V20 है और नियत लोड तथा सेकेंडरी वोल्टेज V2 है। तो यहाँ आपको क्या बताना है, ये फ्रेंड्स V20 है, 20 का मतलब है सेकेंडरी कुंडलन की वोल्टेज का शून्य भार पर वोल्टता, और ये सेकेंडरी वोल्टेज की टर्मिनल पर भार पर वोल्टता। तो फ्रेंड्स इसके रेगुलेशन के लिए लिखेंगे सेकेंडरी भार की शून्य भार वोल्टता माइनस पूर्ण भार वोल्टता सेकेंडरी की बटे सेकेंडरी की पूर्ण भार वोल्टता और इंटू 100, जो कि आपका परसेंटेज रेगुलेशन दर्शाता है। पॉइंट नंबर आपका सी यहाँ एकदम राइट दिया गया था पेपर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है साधारण विद्युत कनेक्शन में पारंपरिक धारा प्रवाह बताएं। साधारण जब हम विद्युत कनेक्शन करते हैं और प्लस माइनस, ठीक है ना, साधारण विद्युत कनेक्शन का मतलब एक बैटरी लगा लीजिए, एक इसमें स्विच जोड़ दीजिए छोटा सा, ठीक है ना, और इसके बाद एक यहाँ लैंप लगा दीजिए, एकदम बिल्कुल साधारण विद्युत कनेक्शन हो गया। इसमें बोल रहा है कि साधारण विद्युत कनेक्शन में पारंपरिक धारा प्रवाह क्या है। तो धारा पारंपरिक फ्रेंड्स कहाँ से प्रवाहित होती है, धन से, प्लस की ओर से धारा का प्रवाह होता है और माइनस की ओर धारा चली जाती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट दिया गया है, बाकी के सभी रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, लिखा है कि विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। निम्नलिखित कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन पहला विकल्प दिया गया है, आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फ्रेंड्स एकदम सही है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, ये ऋणात्मक होता है और कितना होता है, -1.6096 फ्रेंड्स याद रखना, 1.6 होता है फ्रेंड्स याद रखना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना होता है और ऋणात्मक होता है। यहीं पर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है फ्रेंड्स, ये प्लस होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, -19 कूलाम, इसमें भी होता है कूलाम। तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर पहला एकदम सही दिया गया है। दूसरा क्या है, आवेश धनात्मक आवेश वाहक हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल हो। फ्रेंड्स जब प्रोटॉन होंगे और धनात्मक आयन होंगे, जो आयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आयन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आयन, ठीक है ना, धन आयन, और एक होता है कौन सा, एक होता है ऋण आयन, ठीक है, याद रखना, एक होता है ऋण आयन, एक धन आयन होता है और दूसरा फ्रेंड्स ऋण आयन होता है, ठीक है, इनको याद रखना। इसलिए आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड्स सही है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर एकदम राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चित्र दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये चित्र आप लोग एशियन पब्लिकेशन की बुक में आप देख सकते हैं। एशियन पब्लिकेशन की बुक में आपका ये चित्र दिया गया है, और किसमें, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बुक में ये चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। और या फिर बीटेक की बुक में आप
इस चित्र को देख सकते हैं बीके मेहता की बुक में। ठीक है, अब ये चित्र है किससे संबंधित, सबसे बड़ी बात ये है इसमें क्या क्या दिखाया गया है, सभी के नाम दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त आकृति का वर्णन करती है, किस आकृति का वर्णन करती है, रजिस्टर है, कैम है, बेल क्रैंक मैकेनिज्म है, स्प्रिंग कमानी है, स्पिंडल है, स्केल है, बेवल गियर है और पॉइंटर है, ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना ये एक एनर्जी मीटर है। ये किस टाइप का एनर्जी मीटर है, मर्ज प्राइस डिमांड इंडिकेटर टाइप का ये फ्रेंड्स ऊर्जा मापी है। ठीक है ना, ऊर्जा मापी है, इसको याद रखना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आप सभी लोगों के लिए दिया गया है फ्रेंड्स, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ये फ्रेंड्स क्या दर्शा रहा है, जो 58 क्वेश्चंस है ये फ्रेंड्स क्या दर्शा रहा है, ध्यान देना। ये कुछ इस आकृति में होते हैं, ठीक है ना, इस पोजीशन में होते हैं कि यहाँ पर एक मान लीजिए कि उपयंत्र है, ठीक है ना, एक उपयंत्र है। कौन सा उपयंत्र है, यहाँ पर एक उपयंत्र है, और उपयंत्र कौन सा है फ्रेंड्स, उपयंत्र मान लीजिए कोई भी मापन उपयंत्र यहाँ पर उपयोग में लाया गया है। कोई भी मापन उपयंत्र, जैसे कि मान लीजिए ए मीटर है, ठीक है ना, उपयंत्र जो है वो कौन सा है, ए मीटर है, या फिर वोल्ट मीटर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मीटर हो या वोल्ट मीटर हो सकता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ना, जो संकेतक होता है, जैसे मान करके चलिए कि संकेतक होता है यहाँ पर, जैसे ये संकेतक है और ये आपकी रीडिंग है। तो करते क्या है कि जैसे ही हम सप्लाई प्रदान करते हैं, यहाँ पर कुंडली होगी तो कुंडली से हम जैसे ही यहाँ पर प्लस माइनस जो भी सप्लाई प्रदान करेंगे तो ये संकेतक धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, और जाएगा तो ये ऊपर कब जाएगा, जब यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा, विक्षेपण बल गुणे लगेगा, तो ये आगे की तरफ बल मारेगा। कब, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये संकेतक आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और ये जाएगा एकदम तेजी के साथ, ठीक है। और इसमें अगर कमानी नियंत्रण का उपयोग किया गया फ्रेंड्स, तो ये कमानी पीछे से क्या करेगी, ये पीछे से अपना बल लगाएगी। कौन सा लगाएगी, ये टीसी लगाती है, कंट्रोलिंग टार्क लगाती है। अब होता क्या है कि एक स्थिति में जाकर के ये जो है ना, दोनों बल जब संतुलित की अवस्था में हो जाते हैं, या टीसी बराबर टीडी, दोनों जब संतुलित अवस्था में हो जाते हैं तो होता क्या है कि ये जाकर के और फिर थोड़ी देर हिलता है, उसके बाद रुकता है। तो फ्रेंड्स या फिर जाकर के तुरंत रुक जाता है, या धीरे धीरे जाता है और रुकता है जाकर के। तो तीन स्थितियों में ये जाता है। तो वही तीन स्थितियां फ्रेंड्स यहाँ पर दर्शाई गई हैं। यहाँ से सबसे पहले ये बोला गया है कि ये गया, ठीक है ना, ये इधर से गया और ऐसे झूलते 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 आराम से तब रुका जाकर के, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए साथ साथ में, ठीक है ना, इसको न्यून अवमंदन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है ना। तो न्यून अवमंदन, तो फ्रेंड्स इस चित्र में तो न्यून अवमंदन के लिए कौन सा अक्षर दर्शाया गया है, सी। परंतु यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है ए, ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ से एक लाइन बनती है, ये जाता है धीरे 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 बढ़ता हुआ जाता है और आराम से स्थायी हो जाता है जाके, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये बी अक्षर जो है ये दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको न्यून, ठीक है ना, न्यून डैम्पिंग को, ठीक है ना, न्यून अवमंदन को। और जो सी दर्शाता है न्यून डैम्पिंग को, और बी दर्शाता है आपको क्रांतिक अभिमंदन को, ठीक है ना, क्रांतिक अभिमंदन को दर्शाता है, ठीक है, क्रांतिक अवमंदन या क्रिटिकल डैम्पिंग को दर्शाता है। और जबकि ये लास्ट वाली जो लाइन है, जैसे ही हम सप्लाई दिए मीटर को तो ये क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट जाएगा सीधा रुकेगा जाके यहाँ पर। तो ये क्या करेगा कि जो ए होता है इसमें क्या होता है, तीव्र अवमंदन होता है, ठीक है ना, फास्ट होता है, और यही इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अति अवमंदन इसका नाम है, और ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, विक्षेप दर्शाता है। तो प्रणाली में ए पूछा था, ए क्या है, तो अति अवमंदन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, डीसी सीरीज मोटरों को किसके द्वारा चालू किया जाता है। फ्रेंड्स इसका डिटेल मैंने जो पिछले 50 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ बताते हैं आपको, जो 3 पॉइंट का स्टार्टर है, ठीक है ना, 3 पॉइंट का स्टार्टर है, इसके द्वारा फ्रेंड्स कौन सा चलाते हैं, शंट मोटर चलाते हैं। कौन सी वाली, डीसी, ठीक है ना, डीसी शंट मोटर चलाते हैं। 1 पॉइंट जो स्टार्टर है इसके द्वारा फ्रेंड्स क्या चलाते हैं, इसके द्वारा किसी भी मोटर को प्रारंभ नहीं किया जाता है, ये स्टार्टर होता ही नहीं है। अब जो 2 पॉइंट स्टार्टर है इसके द्वारा फ्रेंड्स क्या चलाते हैं, श्रेणी मोटर चलाते हैं डीसी की,
ठीक है ना, डीसी की श्रेणी मोटर प्रचालित करते हैं। और जो 4 पॉइंट के स्टार्टर होते हैं इनके द्वारा हम कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, कंपाउंड में चलाते हैं, कंपाउंड मोटर को प्रचालित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड कंपाउंड मोटरों को चलाने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए। परंतु अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट का स्टार्टर उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, और आपको कंपाउंड आपके पास 3 पॉइंट का स्टार्टर उपलब्ध नहीं है और चलानी है आपको शंट मोटर, तो ये जो 4 पॉइंट का स्टार्टर है इस स्टार्टर के द्वारा फ्रेंड्स इस मोटर को भी प्रचालित किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट का स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, तो क्या करेंगे हम 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा इस मोटर को भी हम चला सकते हैं। ठीक है, इस मोटर को भी चला सकते हैं, परंतु श्रेणी मोटर को प्रचालित करने के लिए केवल आपका 2 पॉइंट स्टार्टर ही है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखिए 2 3 4 एस एस सी, श्रेणी शंट कंपाउंड, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखना बढ़िया तरीके से, परीक्षा में आ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आया है, अन्य परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है क्योंकि सीरीज का पूछा है, श्रेणी मोटर के लिए पूछा था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ बोला है एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई 15 मीटर गुणे 15 मीटर का एक हॉल है, इसमें 40 लक्स का प्रदीपन किया जाना है। यदि लैंप की दक्षता यहाँ पर 60 हो, ठीक है ना, लैंप की दक्षता यहाँ पर 60 लुमेन प्रति वाट हो, तो उपयोगिता गुणांक 0.6 और कैंडल शक्ति अवक्षय, अवक्षय मतलब यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अवक्षय मतलब यहाँ पर लॉस होता है, तो कुल वाट क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्या ज्ञात करेंगे, ल्यूमिनस, ठीक है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स की गणना करेंगे। जब ल्यूमिनस फ्लक्स आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो भी आपका फाई का वैल्यू आएगा उसी में हम क्या करेंगे, इसका हम 25% लेंगे। ठीक है ना, 25% निकालने के बाद जो भी तुम्हारा ल्यूमिनस फ्लक्स बचेगा उस फ्लक्स को हम यहाँ पर रख देंगे, और ये दिया गया आपका पावर, ये पावर दिया गया है, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पावर P इक्वल टू, ठीक है ना, पावर इक्वल टू, और ये हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन इफिशियंसी, और इस इफिशियंसी को 60 को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, और ये वैल्यू आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे, रख देंगे, रखने के बाद आपका वैल्यू जो है 1 किलोवाट आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना, थोड़ा सा मेहनत करना, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है और ये कैपेसिटर चैप्टर में आपको मिलेगा। यहाँ पर बोला है एक संधारित्र 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर आकार की 2 चालकीय धातु प्लेटों, तो ये कैपेसिटर है, ये कैसा है, ये जो है ना कैपेसिटर, ये 2 प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है ना, 2 प्लेट, 2 प्लेट कैपेसिटर है, और टू प्लेट कैपेसिटर में, और 2 प्लेट कैसी है, ये समांतर है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये समांतर प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में माध्यम कौन सा है, एयर है। ठीक है, वायु का माध्यम है। ठीक है ना, जो एक दूसरे से 6 mm की दूरी पर रखी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 6 mm। फ्रेंड्स याद रखना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 6 mm है, और शुष्क वायु उपयोग केवल इसकी एकमात्र परावैद्युत सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर वायु माध्यम और ड्राई एयर का उपयोग किए गए। संधारित्र की धारिता की गणना करें, तो फ्रेंड्स कैपेसिटी पूछा है, इसका फॉर्मूला होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और क्षेत्रफल A बटे D। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, जो एप्सिलॉन 0 है ये वायु में विद्युतशीलता होती है, और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और जो वायु के लिए सापेक्ष चुंबक विद्युतशीलता है इसका मान इकाई होता है, और क्षेत्रफल जो निकालना है हमको लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 50। ठीक है ना, 30 गुणे 50 इंटू यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 10⁻⁴। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, और नीचे दिया गया आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप कितनी रखेंगे, 6 mm दी गई है, तो फ्रेंड्स 6 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁴, ये दोनों फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर ये माइनस में रहेगी और ये भी माइनस में रहेगी। अब क्या करना है, अब फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखिए, 6 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 पंचे 30,
ठीक है। और ये 12 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स पिको दिया गया है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, 5 में 5 का गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा। इस 0 पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8.5 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर है, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 रहेगा। जब यहाँ 3 रहेगा तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ -1 अभी और बचेगा। जब -1 एक यहाँ बचेगा, इस पॉइंट से ये 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 25, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बनेगी जाके टोटल, जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी, इसको पुनः लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी ये हो जाएगी आपकी कितनी, 8.85 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, 25 पंचे 125 की 5, हासिल में 12, और 25 अट्ठे 200, तो 212 हो जाएगा, हासिल में 21, और 25 अट्ठे 200। ठीक है, 200 यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 22 और 1, तो 201 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ लगा लेंगे। तो ये फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ हमको कितना लेना है, यहाँ पर हमको लेना है इसके साथ में जो 6 दिया गया, यहाँ पर लेना है 10 का पावर -3, और ये इससे कैंसिल करेंगे तो एक बार ये माइनस आपको बचेगा। इसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या दिया गया, इसमें बोला कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर तक उपलब्ध होती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना ये 6 किलोवाट तक ही होती हैं। और याद रखना जो कैपेसिटर की जो मोटरें होती है संधारित्र प्रारूपी, इसके अलावा जो संधारित्र प्रारूप मोटरें होती हैं, ये मोटरें किसका सुधरा हुआ रूप है, स्प्लिट फेज मोटर का। ठीक है ना, स्प्लिट फेज, ठीक है ना, स्प्लिट फेज मोटरों का, ठीक है ना, स्प्लिट फेज मोटर का ये सुधरा हुआ रूप है। इसमें 2 कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर कैपेसिटर शब्द का यूज हुआ है, और इस वाले में 1 कैपेसिटर का यूज होता है। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसमें फ्रेंड्स 2 कैपेसिटर होते हैं, एक होता है C1, एक होता है C2। जो C1 होता है ये फ्रेंड्स होता है आपका 4 माइक्रोफेरेड से और 20 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, और जो C2 होता है ये फ्रेंड्स होता है आपका 100 माइक्रोफेरेड से, ठीक है ना, 100 माइक्रोफेरेड से 2000 माइक्रोफेरेड तक का इसमें संधारित्र उपयोग में लाया जाता है। जबकि कैपेसिटर स्टार्ट जो होता है, इसमें जो कैपेसिटर लाया जाता है उपयोग में, ठीक है ना, इसमें जो होता है 10 से 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर उपयोग में लाया जाता है। एक मोटर वो और होती है स्थायी संधारित्र। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी, स्थायी संधारित्र, स्थायी संधारित्र मोटर। जो स्थायी संधारित्र मोटर होती है, इसमें जो कैपेसिटर उपयोग में लेते हैं वो कैपेसिटर कितनी क्षमता का होता है फ्रेंड्स, वो कैपेसिटर होता है आपका 1.75 से, और ये होता है 6 माइक्रोफेरेड तक का। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ये 8 भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक प्रतिरोधक 4 बैंड कलर कोडिंग हरा, नारंगी, पीला, सिल्वर प्रतिरोधक के मान की गणना करें। तो यहाँ दिया गया है ये कलर। तो फ्रेंड्स जो हरा होता है तो यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे, ये होता है BROY, ठीक है ना, और इसके बाद G यहाँ पर दर्शाइए। जो हरा है आपका, ग्रीन कहाँ आया, यहाँ पर, ये किस नंबर पर है, 0 चलिए 0 1 2 3 4 और 5, ये 5 आपका हो गया, सभी ऑप्शन में दिया गया। ठीक है ना, इसके बाद नारंगी मतलब ऑरेंज, ये कितना हो गया, 3 हो गया, पहले 5 हुआ, अब कितना हो गया, 3 हो गया, ये भी सभी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद येलो पीला हो गया, इसका कितना है, ये लेते हैं गुणांक, पावर 4 हो जाएगा। अब कितना लिखेंगे, इंटू 10 का पावर 4 लिख देंगे। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, 53, एक यहाँ से 0 कम कर दीजिए, इधर कर दीजिए, और ये हो जाएगा 10 का पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 530 और कितना लिख सकते हैं, किलो ओम। ये आपका किलो में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा किलो ओम। अब प्लस माइनस में कितना करेंगे, 5 करेंगे, प्लस माइनस में हम 5 लेंगे या फिर 10 लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स सिल्वर, ठीक है ना, तो सिल्वर का टॉलरेंस जो होता है ना, प्लस माइनस 10% होता है। ये आपका होता है Ag का, सिल्वर का, ठीक है ना, और ये होता है सोने का, Au का, ठीक है ना, ये आपका सोने का होता है, और जो 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 10 होता है ये आपका सिल्वर का होता है। और जिसपे कोई भी टॉलरेंस नहीं होता है उसमें हम कितना लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता है, वहां पर हम लेते हैं कितना, 20% लेते हैं। ठीक है ना, 20%, कोई भी पट्टी नहीं होती है, यहाँ लास्ट वाली जो पट्टी है ये नहीं होती है, ये सिल्वर की पट्टी है। जब कोई भी पट्टी नहीं होती है तो वहां पर हम टॉलरेंस कितना लेते हैं फ्रेंड्स, 20% लेते हैं। ठीक है, याद रखना।
चलिए राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लो टेंशन। लो टेंशन केबल की वोल्टता सीमा कितनी है फ्रेंड्स? जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है इसी के जो ऊपर वाले 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसमें इस केबल से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, आगे की वोल्टता पूछी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स एल टी की बात कर रहा है, ये लिखा है एल, ये लिखा है टी, ठीक है ना। और इसके बाद अगर एच टी की बात करता है तो ये आपका 33 केवी हो जाएगा, कितने से 11 से 33 केवी तक की वोल्टता जो है ना इसमें उपयोग में लाई जाती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सोल्डरिंग के लिए नियोजित विधियों में से एक नहीं है, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए, सोल्डरिंग आयरन एकदम सही है, डिप सोल्डरिंग ये भी सही है, टॉर्च सोल्डरिंग किसी भी प्रकार का सोल्डरिंग नहीं होता है, वेब सोल्डरिंग ये भी होती है, मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन दिया गया, जो फ्रेंड्स आपका गलत निकला उसी पर आपको टिक लगाना है और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में मिलेगा, इसी के जो जो पिछले जो 50 क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया था I इक्वल टू 141.4 साइन, और यहाँ था 314 टी, और इसमें फ्रेंड्स पूछा था आरएमएस मान, ठीक है ना, इसमें आरएमएस वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर फ्रेंड्स तात्कालिक वैल्यू पूछी गई, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। तो यहां से लिखते हैं I इक्वल टू 200 साइन, और ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स जरा ध्यान देना, हम एक कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं आपके सामने। तो ये जो वैल्यू है सबसे पहले लिखते हैं ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, कितना होता है, ठीक है ना, तो 2 लिख दिए, इसके बाद पाई का मान लिख दिए 3.1142, ठीक है ना, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी का मान लिख दिए 50। अब जरा इनका इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.142 इतना हो जाएगा, और दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स इतना बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यही राशि हम जरा यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3.142। अब यहाँ पर आगे क्या लिखना है हमको, ये टी का वैल्यू लिखना है, टी का वैल्यू कितना है 0.02, इतना टी का वैल्यू है, और ये फ्रेंड्स ये किसका वैल्यू है याद रखना, ये पाई का वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू बनेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 200 साइन, और ये हो जाएगा आपका, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आपका 2 बचेगा, और इनटू हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। और ये वाला वैल्यू जो है ये फ्रेंड्स किसका होता है, आई इक्वल टू हो जाएगा 200 साइन 360 डिग्री, क्योंकि पाई इक्वल टू जो है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 डिग्री हो गया, तो आई बराबर हो जाएगा आपका 200 और साइन 360 डिग्री का मान होता है 0, आंसर आपका मिला 0 फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, खालिस्तान को कम करने के लिए ऊर्जा मापी की डिस्क के व्यास पर 2 छिद्र ड्रिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स जो एनर्जी मीटर होता है उसकी जो डिस्क होती है, ये चकती होती है, इसमें क्या करते हैं यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, ठीक है ना, ये सीधे स्पिंडल होता है, ये सीधे यहाँ पर स्पिंडल यूज किया जाता है, और स्पिंडल यूज करने के बावजूद यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, इसके समांतर में यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ 2 छिद्र किए जाते हैं। इन छिद्रों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, क्रीपिंग फॉल्ट को कम करने के लिए। क्रीपिंग फॉल्ट को हम और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, रेंगन कहते हैं, ठीक है ना, रेंगन दोष कहते हैं, रेंगन दोष के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क जो है ये किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम की बनी होती है, इसी को और क्या कहा जाता है, इसको एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना एलिमेंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम का एलिमेंट भी कहा जाता है, तो याद रखना राइट आंसर आपका है, ठीक है ना। क्रीपिंग फॉल्ट ये होता कैसा है और किस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे मान करके चलिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब जो सप्लाई आपकी आ रही है ना, जो सप्लाई आपकी आ रही है, सप्लाई आने के बाद जैसे ही सप्लाई आपकी कटी, उस कटने के बाद ये कभी आधा चक्कर तो कभी 1 राउंड तो कभी 2 राउंड घूम लिया, जो ये पोजीशन उत्पन्न हो रही है ये एक प्रकार का अवगुण है। सप्लाई जैसे कटी, कटने के बाद ये जो स्पिंडल है ये अपनी स्थिति में रुक जाना चाहिए, और ये रुकता नहीं है, तो ये राउंड मारता रहता है, तब भी सप्लाई कटने के बाद भी ये चलेगा, बाद भी ये चलेगा, बाद भी चलेगा। इससे क्या होता है, इससे बिल बढ़ता है, ठीक है ना, इससे जो KWH है, ठीक है ना, इसका वैल्यू बढ़ता है, जब ये बढ़ेगा तो उपभोक्ता को घाटा होता है, और ये प्रक्रिया फ्रेंड्स जो राउंड राउंड में घूम रहा है सप्लाई कटने के बाद भी, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रीपिंग फॉल्ट कहा जाता है,
ठीक है फ्रेंड्स, इसको रोकने के लिए हम डिस्क पर क्या करते हैं, दो होल बना देते हैं, ठीक है ना, पहला और दूसरा, दोनों को हम परस्पर कितने डिग्री पर बनाते हैं फ्रेंड्स, 180 डिग्री पर दोनों को होल को बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना ये क्या होता है, ये स्पिंडल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुनाद आवृत्ति से ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, अनुनाद आवृत्ति से ऊपर प्रचालित श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो फ्रेंड्स, यदि अनुनाद आवृत्ति केवल देता तो आपका पॉइंट ये वाला सही हो जाता है, ठीक है ना। यहां बोला अनुनाद आवृत्ति से ऊपर, जब ऊपर बोला है तो ये शक्ति गुणक जो है ये पश्चिगामी, मतलब ये आपका लैग हो जाएगा, और पावर फैक्टर जो होगा, ठीक है ना, पावर फैक्टर जो होगा, ठीक है ना, ये कैसा होगा, इकाई से कम होगा, ये जो है 1 से कम हो जाएगा। पावर फैक्टर का वैल्यू फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति है, उसको बिजली का जोर का झटका लगता है और उस झटके में शरीर को 200 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर तक के बीच की धारा अगर लगती है, ठीक है ना, तो जान करके चलिए यदि कोई व्यक्ति है उसको 9.9 मिली एम्पियर तक अगर धारा का झटका लग रहा है, ठीक है ना, तो वो एकदम सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 10 मिली एम्पियर की अगर उसको झटका लगता है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा महसूस होगा, ठीक है ना, तो ये महसूस होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा महसूस होगा, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। अब यदि इसको 100 एम्पियर का झटका लग जाए, 100 मिली एम्पियर का झटका लग जाए, तो त्वचा, ठीक है ना, त्वचा जल जाती है, जल जाती है, और व्यक्ति की मौत हो सकती है, ठीक है ना, मौत हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना मौत हो सकती है। परंतु यदि अब यहां देखिए 100 में मौत हो सकती है, तो यहां तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दिया गया है, डबल दिया गया है 100 का, तो 100% व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई संतृप्त असंतृप्त डीसी मशीन की परिणति किस प्रभाव में होती है। तो फ्रेंड्स क्रॉस चुंबकन में होती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ बोला है कि जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल होता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है इसमें, एक 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 स्क्रू होता है, एक स्क्रू लेते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड होती है, चूड़ियां कटी होती हैं। अब करते क्या है कि जब इसको यहाँ से किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जब कसा जाता है, ठीक है ना, जब किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा यहाँ से कसा जाता है, कसने के बाद यदि इसको हम घुमाते हैं तो होता क्या है कि इसके जो घूमने की दिशा होती है ना, जो घूमने की दिशा होती है, घूमने की दिशा, जो घूमने की दिशा होती है, ये क्या बताती है, बल रेखाओं को, ठीक है ना, बल रेखाओं को बताती है। घूमने की दिशा बल रेखाओं को बताती है, जबकि इसके आगे बढ़ने की जो दिशा होती है, आगे बढ़ने की दिशा जो होती है, ये किसको, धारा को बताती है। तो कौन सा पॉइंट सही है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और विद्युत धारा की दिशा। ये क्या है, बल रेखाओं की दिशा बताती है, घूर्णन की स्थिति, और ये धारा की दिशा बताती है, आगे बढ़ने की स्थिति। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जो ये चित्र दिया गया है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये आपका डीसी श्रेणी मोटर का है, ठीक है ना, डीसी श्रेणी मोटर का है, और कौन सा, गति और धारा विलक्षण वक्र है, ठीक है ना, ये स्पीड और यहाँ पर टार्क, गति बल गुण, गति और बल गुण, गति और टार्क के बीच में ये विलक्षण वक्र है। परंतु फ्रेंड्स इनको सबको हम याद कैसे करेंगे, किसके बीच में कैसा विलक्षण वक्र बनता है, डीसी श्रेणी मोटर के सभी अभिलक्षण, जो 3 अभिलक्षण होते हैं, ये तीनों अभिलक्षण को हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, पढ़ा करके बता करके तो सब कोई चला जाता है, परंतु अब याद कैसे करेंगे इनको, जब भूलेंगे बार बार प्रॉब्लम होगा तो इनको हम याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे याद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज तक आपको किसी ने भी ये बात नहीं बताई होगी, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको याद करना है, एक स्टूडेंट का नाम लिखिए नितिन, कैसे लिखेंगे, NI, ठीक है ना, TINT, ठीक है ना, नितिन हो गया ना, लास्ट में एक अक्षर और लिख लीजिए T, इसमें दो दो का जोड़ा बनाइए, ये हो गया आपका गति और धारा, ये हो गया बलगुण और धारा, और ये हो गया आपका क्या, गति और आर्मेचर टार्क, जो यहाँ पर फ्रेंड्स दर्शाया गया है।
अब इन सभी अवलक्षणों को कैसे दर्शाएंगे? एक गैस का नाम याद रखना आप लोग। किसका? एक गैस का नाम याद रखना। उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है फ्रेंड्स, गैस का नाम याद रखेंगे। उस गैस का नाम क्या है? CFC। क्या नाम है? CFC। बस इतने ही आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स पहला हो गया आपका इस टाइप का होता है, और सेकंड वाला आपका जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स इस टाइप का होता है, और थर्ड वाला जो ग्राफ होता है इस टाइप का ग्राफ होता है। अब इसको बनाना चालू करिए। जैसे कि फर्स्ट जो है हमको यदि बनाना है तो यहाँ आप क्रम से इनको अक्षरों को लिख लीजिए। ये गति और आर्मेचर धारा हो गई, और यहाँ पर आप ग्राफ बना दीजिए। इस ग्राफ को हम कैसा? परवलयाकार कहते हैं। कैसे? परवलयाकार। ठीक है ना? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है फ्रेंड्स ये। तो ये गति और धारा का विलक्षण वक्र सेम इसी विलक्षण वक्र के समान होता है। और सेकंड वाला जब हम बनाएंगे तो सेकंड वाले में जैसे बना हुआ है ऐसे ही आप लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पर आपका ये T हो जाएगा, ये I हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। ये बलगुण और धारा का विलक्षण वक्र डीसी श्रेणी मोटरों में कुछ इस प्रकार का होता है, जबकि गति और बलगुण का विलक्षण वक्र भी आपका गति, ये दोनों के विलक्षण वक्र एक समान होते हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। अगली बार डीसी श्रेणी मोटरों के विलक्षण वक्र आपके यूनिवर्सल मोटर के समान होते हैं। ठीक है ना? यूनिवर्सल मोटर जो होती है ना, सार्वत्रिक मोटर जो होती है, इसके विलक्षण वक्र और डीसी श्रेणी मोटर के विलक्षण वक्र समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसके भी विलक्षण वक्र सेम एक जैसे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर को हम डीसी श्रेणी मोटर की भांति उपयोग में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके द्वारा इनको याद कर लेना। नितिन लिखा है और CFC लिखा है, इसके द्वारा हम तीन के तीनों विलक्षण वक्रों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डीसी श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, जब किसी जनरेटर के चुंबकीय उत्क्रमण मैग्नेटिक रिवर्सिबल में वृद्धि होती है तो किस हानि में तेजी से वृद्धि होती है? तो चुंबकीय उत्क्रमण की बात बता रहा है। चुंबकीय उत्क्रमण मतलब ये वाली पोजीशन उत्पन्न होती है, ये वाली पोजीशन उत्पन्न होती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्रोड है सिलिकॉन स्टील का, या कोई भी एक सिलिकॉन स्टील का क्रोड है फ्रेंड्स, जब इसमें धारा निकलने का बाहर कोई मार्ग नहीं है, जैसे मान करके चलिए कि ये मैंने इसके ऊपर बाइंडिंग कर दी इंसुलेशन लगा करके, और धारा यहाँ से इसमें, ये क्या है? ये चालक पदार्थ है। ठीक है ना? क्योंकि ये सिलिकॉन स्टील होता है। ठीक है ना? सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन स्टील होता है, और इसमें धारा बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। जैसे ही आप यहाँ से सप्लाई प्रदान करेंगे तो फैराडे के विद्युत के नियमानुसार यहाँ किसी चालक में फ्लक्स जब जनरेट होगा तो इनमें भी धाराएं उत्पन्न होंगी, और जो धाराएं उत्पन्न होंगी जो अपने ही केंद्र पर घूमती रहेंगी और बहुत तेजी के साथ घूमेंगी। जब ये तेजी के साथ घूमेंगी तो फ्रेंड्स इसमें होगा क्या कि जब ये धारा अगर आपकी इस दिशा में घूम रही है, ये भी इस दिशा में घूमने लगी, ये भी यहाँ पर इस दिशा में घूमने लगी, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे का ये विरोध करने लग रहे हैं। ठीक है ना? ये मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है तो इधर से घुमाइए। जैसे मान लीजिए कि एक धारा आपकी जो है ना ये इधर की तरफ गई, तो यहाँ पर ये उत्पन्न हो गई, ये इस प्रकार से ये भी चल रही है, यहाँ पर एक उत्पन्न हुई इस प्रकार से ये भी चल रही है। तो फ्रेंड्स ये इधर को जा रहा, ये इधर को जा रहा, तो ये आपस में एक दूसरे से व्युत्क्रम हो रहे हैं। इसके जो चुंबक के जो कण होते हैं आपस में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर एक दूसरे से व्युत्क्रम हो रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर उत्पन्न होती है भंवर धारा हानियां, जिसके कारण ये तेजी से वृद्धि उत्पन्न होती है, और ये जो है ना गर्म होती है क्रोड। तो भंवर धारा हानियों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रोड होती है ना, क्रोड, इसको कैसा बनाया जाता है? इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है ना? लेमिनेटेड, ठीक है ना? लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। इसके ऊपर वार्निश की हम परत लगा देते हैं, वार्निश की परत लगाते हैं, और इसको हम पतला पतला कितना 0.5 mm में इसको हम काट करके बनाते हैं। तो जब पतला पतला क्रोड लगाएंगे तो फ्रेंड्स भंवरधारा हानियां घट जाती हैं, और अगर इन क्रोड के ऊपर हम लेमिनेशन लगा दिए तो और भी घट जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो भंवरधारा हानियां होती हैं इसका फॉर्मूला क्या है? इसका बेसिक फॉर्मूला है WE = ईटा, और ये हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व Bm का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और इनकी मोटाई का स्क्वायर इंटू आयतन, ये होता है, और ये हानियों को वाट में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में ये जो आपकी आकृति जो डिजाइन दर्शाई गई है फ्रेंड्स, ये कौन सी डिजाइन है? इस डिजाइन का नाम है आपका ट्री सिस्टम, और ये वाइंडिंग की एक प्रणाली है। वायरिंग करने की, घर में जो वायरिंग करते हैं ये वायरिंग की एक प्रणाली है, इसको हम ट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्यूरी तापमान पर
क्यूरी तापमान पर लौह चुंबक का संतृप्त चुंबकीकरण कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये 0 हो जाता है। अगर कोई लोहे का टुकड़ा है उसको क्यूरी टेम्परेचर अगर प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है और उसमें चुंबक का गुण जो है वो कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा है? एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? एन संक्रामित क्रमांकित कक्षा है। तो यहां देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मानकर चलिए ये इसका केंद्र है, ये नाभिक है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसकी जो ये कक्षाएं हैं चारों तरफ, ठीक है ना, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे इसकी पहली कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को, हीलियम को छोड़ करके। तो फ्रेंड्स इनकी ये जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम कैसे निकालते हैं? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाती है यदि आपको कक्षाओं की संख्या पता है, ठीक है ना, तो कक्षा बराबर है आपकी एन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, पहली कक्षा यदि आपको निकालनी है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पहला और दूसरा। दूसरी कक्षा में अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 इंटू 4, कुल 2 इंटू 4 हो जाएगा। जब 2 इंटू 4 हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर वैल्यू कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 4 हो जाएगा, कुल मिलाकर के वैल्यू हो जाएगी 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस हिसाब से हम या इसको जो है ना निकाल सकते हैं। और ये नियम कौन सा होता है फ्रेंड्स? याद रखना, इस नियम को हम बोरबरी का नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, साइंस में ये आपको मिल जाएगा, कक्षा 10 में भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। भू संपर्क तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखिए, यहां पर हमको सत्य कथन का चयन करना है। क्या बोला है कि दोष धारा भू संपर्क तार से होकर प्रवाहित होती है, एकदम बिल्कुल राइट है। इसमें क्या बोला है कि यह ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा होता है, गलत दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ क्या बोला है? भू संपर्क तार पर थोड़ा सा विभव मौजूद होता है, एकदम रॉन्ग, विभव नहीं होता है, एकदम भी विभव नहीं होता है। फिर क्या बोला है? भू संपर्क तार में असंतुलित धारा प्रवाहित होती है, गलत। असंतुलित धारा फ्रेंड्स किसमें से प्रवाहित होती है? न्यूट्रल से प्रवाहित होती है। असंतुलित धारा न्यूट्रल से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, असंतुलित धारा बराबर, असंतुलित धारा जो होती है ना, ये न्यूट्रल से प्रवाहित होती है। और असंतुलित धारा किसमें बनती है? जिसमें स्टार प्रणाली होती है, स्टार प्रणाली में। और डेल्टा प्रणाली में, ठीक है ना, और डेल्टा प्रणाली में असंतुलित धारा, अनबैलेंस करंट जो है वो नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 78। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर दिया है कि लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति अभिवाह मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स, ये क्या है? फाई होता है, ठीक है ना। और लैंप द्वारा खपत की गई शक्ति का अनुपात क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, ये खपत की गई शक्ति का जो अनुपात होता है, ये प्रदीप्ति प्रभावकारिता या फिर ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर रॉन्ग थोड़ा सा लिखा है, ल्यूमिनस इफिशियंसी होती है जो आपका फ्लक्स होता है, और यहाँ पर आपकी जो शक्ति होती है, ठीक है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स बटे उपयोगी वाट, ये आपकी होती है ल्यूमिनस की इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉसफेट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये पिछले वीडियो में भी मॉसफेट्स का क्वेश्चन आया था, इसमें बोला है कि मॉसफेट के लिए क्या सत्य नहीं है। फ्रेंड्स इसमें बोला है जो मॉसफेट होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मॉसफेट्स जो होते हैं ये बहुसंख्यक वाहक युक्तियां डिवाइस हैं जो बहुत उच्च स्विचन गति के लिए प्रयोग की जाती हैं, एकदम सही पॉइंट है। इसके बाद बोला है मॉसफेट को स्विचिंग पीरियड, स्विचिंग अवधि के दौरान बहुत निम्न धारा की आवश्यकता होती है, इसलिए सिंपल गेट ड्राइव आवश्यकताएं होती हैं, ये भी सही है। लिखा है कि मॉसफेट धारा नियंत्रक डिवाइस है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये वोल्टता नियंत्रण युक्ति है। और लास्ट में जो ये भी आपका रॉन्ग लिखा है, मॉसफेट की निवेश प्रतिबाधा उच्च होती है, ये भी गलत दिया गया है। जो निवेश प्रतिबाधा होती है ये निम्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी ये भी आपका राइट दिया गया है।
मॉसफेट की जो प्रतिबाधा होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये प्रतिबाधा जो होती है ये कैसी होती है, ये उच्च होती है, निम्न नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये राइट लिखा हुआ है, सही है फ्रेंड्स, ये सॉरी इसके लिए ये सही है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला दिया गया है डिजिटल। फ्रेंड्स जब भी डिजिटल युक्तियों की बात करेगा तो आपके मन में हमेशा बाइनरी आ जाना चाहिए, ठीक है ना। डिजिटल युक्तियों में सबसे पहले बाइनरी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिजिटल सीआरओ के निवेश प्रदान इनपुट एम्पलीफायर का आउटपुट, ठीक है ना, जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, तो फ्रेंड्स याद रखना बाइनरी होगा, ये द्विआधारी होगा, ठीक है ना। बीसीडी फॉर्म में नहीं होगा, हेक्साडेसिमल में नहीं होगा, अष्टक में नहीं होगा। तो इनका देख लेते हैं रेडिक्स पॉइंट, ठीक है ना। रेडिक्स पॉइंट या इनका जो सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट जो होता है, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि बाइनरी का सब स्क्रिप्ट होता है फ्रेंड्स 2, इसका होता है 2, हेक्साडेसिमल का होता है फ्रेंड्स 16, अष्टक ये आपकी ऑक्टल है, ठीक है ना, ये ऑक्टल है, ऑक्टल का होता है फ्रेंड्स 8, ऑक्टल का होता है आपका 8, और इसके बाद होता है डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल, डेसिमल जो प्रणाली होती है, डेसिमल का जो रेडिक्स पॉइंट होता है या सब स्क्रिप्ट होता है, ये आपका 10 होता है। इसमें जो संख्याएं होती हैं 0,1 होती हैं, इसमें संख्याएं होती हैं 0 से 9 और ए से एफ, इसमें जो संख्याएं होती हैं 0 से 7, इसमें संख्याएं होती हैं 0 से 9, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 81। तो फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या बोला है, आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग शक्ति परिपथ पावर सर्किट में होता है। तो फ्रेंड्स धारा नियंत्रक जो रियोस्टेट होते हैं ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फ्रेंड्स डायरेक्ट बताते हैं, वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है इसमें क्या यूरेका, इसमें जो है यूरेका और मैग्नीन, ठीक है ना, यूरेका और मैग्नीन इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रयोगशाला के जो रिएस्टेट होते हैं फ्रेंड्स ये किसके बने होते हैं, ये मैग्नीन के बने होते हैं, याद रखना, ठीक है। मैग्नीन के बने वायर बाउंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। वायर बाउंड जो रजिस्टर होता है ये नॉन लीनियर होता है, अरेखीय होता है, इसमें ताप के बढ़ने पर, ठीक है फ्रेंड्स, जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है ये अरेखीय होता है, इसमें जो ताप होता है ना, ताप के बढ़ने से इसका जो रेजिस्टेंस का मान है इसका परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो है ये स्थायी रहता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस स्थायी रहता है। नॉन लीनियर इसको कहा जाता है, अरेखीय होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कला कोण छोटा होने पर लैंडिस एंड जॉयर, ठीक है ना, लैंडिस एंड जॉयर ट्राई वेक्टर मीटर। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, मैं गियर को चलाता है तो ट्राई वेक्टर मीटर में आपका KWH जो है ये इसके गियर को चलाता है, तो ट्राई वेक्टर मीटर ये क्या वाला है। फ्रेंड्स याद रखना कौन सी आपकी 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जो शक्ति होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, शक्ति जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी, एक होती है पहली आभासी, ठीक है ना, आभासी शक्ति होती है। दूसरी कौन सी होती है, वास्तविक होती है, ठीक है ना, वास्तविक शक्ति होती है। और एक कौन सी होती है, प्रतिकारी होती है, ठीक है ना, एक कौन सी होती है, प्रतिकारी शक्ति होती है। अब होता क्या है कि ये तीनों प्रकार की शक्तियों को मापने के लिए फ्रेंड्स इकलौती डिवाइस है आपकी ट्राईवेक्टर मीटर। ट्राईवेक्टर मीटर के द्वारा हम तीनों प्रकार की शक्तियों को मापन कर सकते हैं एक ही मीटर के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो व्हील होता है, ठीक है ना, तो इसके व्हील को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका KWH मीटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LED की श्रृंखला में इस बात की पुष्टि की जाती है कि कोई एक LED खुला परिपथ बना रही है, मतलब ओपन सर्किट बना रही है। तो दोषपूर्ण LED का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा मीटर सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर LED है तो वो डिजिटल है तो हम डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे और मेगर का उपयोग नहीं करेंगे। मेगा ओम में होता है। लाइट मीटर के द्वारा फ्रेंड्स फ्लक्स को मापा जाता है, ठीक है ना, लाइट मीटर के द्वारा फ्लक्स को मापा जाता है। और मेगर के द्वारा हम क्या करते हैं, मेगर के द्वारा मेगा ओम में उच्च प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो वो स्कोपिक जो प्रभाव होता है
ठीक है ना। स्थायी चलती हुई वस्तुएं रुकी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। गतिमान वस्तुएं, गतिमान वस्तुएं, गतिमान वस्तुएं स्थायी दिखाई देती हैं, गतिमान वस्तुएं स्थायी दिखाई देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या बोला है कि जब डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत एसी वोल्टेज के अधीन होता है तो पदार्थ द्वारा विद्युत ऊर्जा अवशोषित की जाती है। इस ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया परावैद्युत, तो ऐसी ऊर्जा को ये अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा तो इसको हम परावैद्युत हानि कहेंगे फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी। और परावैद्युत हानियों को मापने के लिए फ्रेंड्स किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर जो मापन यंत्र होता है ये कौन सा होता है, याद रखना परासी शक्ति, परासी शक्ति, ठीक है ना, परासी शक्ति। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सियरिंग ब्रिज, ठीक है ना, सियरिंग, सियरिंग सेतु, ठीक है ना, सियरिंग ब्रिज हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पावर फैक्टर शक्ति गुणक, और ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी परावैद्युत हानियां। तो परावैद्युत हानियों को मापने के लिए सियरिंग ब्रिज का उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना सियरिंग ब्रिज का उपयोग परावैद्युत हानियों को मापने के लिए किया जाता है। और परावैद्युत हानियां ये होती किस में है, ये होती है फ्रेंड्स कैपेसिटर में। ये संधारित्र जो होता है कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर में ये हानियां उत्पन्न होती हैं कब, जब इसमें जो कुचालक माध्यम भरा जाता है, इसी कुचालक माध्यम में ये हानियां होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। पूरी तरह से चार्ज निकल कैडमियम, ये कैसी बैटरी होती है, ये ड्राई टाइप होती है, ठीक है ना, ये ड्राई सेल होती है। निकल कैडमियम सेल के लिए प्रति वोल्टेज ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये 1.4 वोल्ट होता है। और एक बात, जो निकल कैडमियम होती है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें 21% जो होता है ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, याद रखना। इसमें निकल कैडमियम हो और चाहे निकल आयरन हो, ठीक है ना, चाहे आपका निकल आयरन हो जाए और चाहे आपका निकल कैडमियम हो जाए, दोनों में से किसी भी प्रकार की बैटरी के लिए दोनों में इलेक्ट्रोलाइट समान होता है, उसमें KOH की मात्रा 21% होती है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दर्शाया गया है कि जब पीली लाइट चालू हो, ठीक है ना, ऑन होती है तो और स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर में फ्लैश करती है तो इंगित करती है। फ्रेंड्स पीला रंग किसको संकेत देता है, पीला रंग जो रेगुलेटर है ये ऑन की स्थिति में है परंतु निर्गत में विलंब है, मतलब ऑन की स्थिति में है परंतु इसका जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना, जो आउटपुट मिल रहा है आउटपुट में थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुरक्षित स्थिति में है ये एकदम नहीं, ठीक है ना, स्वचालित वोल्टता नियंत्रित रख रखाव ये भी गलत, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 87। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम आपको फुल डिटेल बताते हैं इसका, जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ऊपर दिए गए चित्र में, ठीक है ना, किस प्रकार का संकेत प्रदर्शित किया गया है। चेतावनी संकेत, ये तो आपका राइट आंसर लगा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चेतावनी दिया गया, अनिवार्य, आपातकालीन, ये कोई भी, ठीक है ना, ये किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है। और इसके बाद निषेधात्मक, ठीक है, तो यहाँ पर ये चेतावनी संकेत जो है त्रिभुज में होते हैं और पीले रंग की इनकी क्या होती है, सतह होती है। फ्रेंड्स आपको बताए तो सब लोग होंगे, चित्र बना करके बस टाइम पास कर दिए और निकल लिए, लेकिन फ्रेंड्स इनको याद कौन करवाएगा, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों इनको याद करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये कभी आपके ये सर्किल में बनते हैं, कभी आपके ये वर्ग में बनते हैं, कभी ये आयत बनते हैं, कभी त्रिभुज में बनते हैं। तो इनको सब कैसे, कौन किसका है, कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स, बार बार एक का दूसरे में चला जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। परंतु फ्रेंड्स इनको याद करने के लिए आपको एक बहुत ढांसू ट्रिक बताते हैं जो बड़े आराम से आपको याद करवाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए आप क्या, आंसू ने सब बचत फाइनल की, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप आंसू ने सब बचत फाइनल की, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, फाइनल
की। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखना। तो इसमें आंसू क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसमें दो अक्षर हैं। ठीक है ना, नंबर एक आपका जो आ है ये किसको दर्शाता है, ये है अनिवार्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अनिवार्य को दर्शाता है। तो अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, आ जो है ये किसे दर्शाता है फ्रेंड्स, इसे अनिवार्य को दर्शाता है। जो अनिवार्य चिन्ह जो है ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं वृत्ताकार शून्य के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, शून्य के जैसे होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो सूचनात्मक होते हैं, ठीक है ना, क्या है ये सूचनात्मक है। ये सूचनात्मक है, जो सूचना प्रदान करते हैं, जो सूचनात्मक है। ठीक है ना, जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, ये क्या बता रहा है फ्रेंड्स, वर्ग बता रहा है कि हम वर्गाकार हैं पहले से ही। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद इन दोनों अक्षरों को देखिए, ये क्या बताते हैं, ये वार्निंग बताता है। बचत लिखा है, ठीक है ना, ये वार्निंग बताता है, वार्निंग। ठीक है ना, ये बताता है वार्निंग, या इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चेतावनी कहा जाता है। चेतावनी, वार्निंग को चेतावनी भी कहते हैं, चेतावनी कहा जाता है। ये दोनों अक्षर लीजिए, और ये चेतावनी हो गया। और ये फ्रेंड्स, ये वाला अक्षर क्या दर्शाता है कि ये फ्रेंड्स कैसे हैं, ये त्रिभुजाकार है। और ये आपका लिखा फाई, तो ये बना दीजिए आप फाई। तो फाइनल जैसा जो फ्रेंड्स है, ये आपका कौन सा होता है, ये कैसा होता है, ये होता है आपका निषेधात्मक। कैसा होता है, निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक। ठीक है ना, ये कैसा होता है, ये निषेधात्मक होता है। ठीक है ना, मना करने वाले निषेधात्मक चिन्ह होते हैं ये। ठीक है ना, तो निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, ये वृत्ताकार होते हैं, परंतु कैसे होते हैं, बीच में कटे होते हैं। चेतावनी या वार्निंग संकेत कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार हैं। यहां से देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक इस पे लागू हो रही है। जो चेतावनी संकेत होते हैं ये कैसे होते हैं, ये त्रिभुजाकार होते हैं। और आपके जो सूचनात्मक होते हैं, ठीक है ना, कैसे, सूचनात्मक। ठीक है ना, सूचनात्मक, जो सूचनात्मक होते हैं ये कैसे होते हैं, सूचनात्मक होते हैं, ये फ्रेंड्स कहते हैं कैसे होते हैं, वर्गाकार या आयताकार होते हैं। और आदेशात्मक जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्रेंड्स केवल वृत्त में होते हैं। ठीक है ना, आदेशात्मक जो होते हैं ये वृत्त में होते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे, अब चलते हैं आगे। अभी इसमें बहुत कुछ हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पर अब इनकी पृष्ठभूमि का क्या करेंगे, पृष्ठभूमि कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो पृष्ठभूमि होती है उसके लिए आपको अगली ट्रिक बता रहे हैं, वो बड़े आराम से आप याद कर सकते हैं। कैसे, यहां पर लिखेंगे सुवाचना। ठीक है ना, सुवाचना। देखिए जरा, यहां पर ये चार हो गए। ये हो गया आपका सूचनात्मक, आदेशात्मक, ठीक है ना, और ये हो गया निषेधात्मक, ये हो गया आपका चेतावनी, और ये हो गया निषेधात्मक। ठीक है ना, सुवाचना की पृष्ठभूमि, की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि हनी पीस है। ठीक है ना, कैसी है, हनी पीस। ठीक है ना, हनी पीस है, हनी पीस है, जिनके रंग, जिनके रंग या सॉरी जिनके संकेत। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, जिनके संकेत। ठीक है ना, जिनके संकेत कैसे होते हैं, WWBB, WWBB हैं। तो फ्रेंड्स, इनको बड़े आराम से याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा सूचनात्मक होता है, ठीक है ना, जो तुम्हारा सूचनात्मक संकेत है, ठीक है ना, और इसका जो 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 पृष्ठभूमि होगी ये कैसी होगी, पृष्ठभूमि जो होगी ये कैसी होगी फ्रेंड्स, हरी होगी। और इनका जो संकेत होगा ये क्या लिखा है, W, मतलब ये सफेद होगा। ठीक है, याद रखना। और इसके बाद अगला है आदेशात्मक। अगर आपका आदेशात्मक है तो आदेशात्मक में पृष्ठभूमि कैसी होगी फ्रेंड्स, नीली होगी। ठीक है ना, पृष्ठभूमि कैसी होगी, नीली होगी। और चित्र कैसा बनेगा आपका, चित्र बनेगा सफेद, चित्र बनेगा सफेद। ठीक है ना, सफेद, व्हाइट कलर का यहाँ पर आपका जो है वो संकेत बनेगा। ठीक है, सफेद बनेगा, व्हाइट कलर का संकेत बनेगा। और अगला है यहाँ पर आपका, ठीक है ना, निषेधात्मक। अगर ये निषेधात्मक है, ठीक है ना, निषेधात्मक अगर है यहाँ पर, तो इसकी पृष्ठभूमि कैसी होगी फ्रेंड्स, पृष्ठभूमि होगी आपकी पीली। ठीक है ना, और सॉरी जो चेतावनी है, जो चेतावनी होगा, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर आपका चेतावनी है। जो चेतावनी है, ठीक है ना, जो चेतावनी है, तो चेतावनी का ये कैसा होगा, पृष्ठभूमि पीली होगी। यहाँ पर यह हो गया आपका चेतावनी और ये हो गया आपका पीला। ठीक है ना, चेतावनी है, इसकी पृष्ठभूमि पीली है।
और इसके जो चित्र बनेंगे वो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, वो काले रंग से बनते हैं। यहाँ पर ये अंदर का चित्र जो बन रहा है ये ब्लैक कलर से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट वाला आपका बचा है कौन सा, लास्ट वाला बचा है आपका निषेधात्मक। जो निषेधात्मक होते हैं, ठीक है ना, जो निषेधात्मक होते हैं, ठीक है ना, तो निषेधात्मक में क्या होता है, निषेधात्मक में क्या होता है फ्रेंड्स, निषेधात्मक में क्या होता है, निषेधात्मक में यहाँ पर आपकी पृष्ठभूमि कैसी हो जाएगी, ये होती है सफेद, ठीक है ना, पृष्ठभूमि होती है सफेद और इसका जो चित्र बनेगा वो फ्रेंड्स कैसा बनेगा, इनके संकेत ब्लैक, ये काले से बनता है, ठीक है ना, ये काले से बनता है। तो ये इसका था फ्रेंड्स डिटेल, जो आपको बहुत हमेशा अनिवार्य रूप से याद रखना है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसके द्वारा आप प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति गुणक पावर फैक्टर की सही परिभाषा नहीं है। फ्रेंड्स पावर फैक्टर की यहाँ परिभाषा पूछी गई है और ये क्या दिया गया है, धारतीय प्रतिघात XC और ये दिया गया प्रेरक प्रतिघात XL। भाई साहब XC और XL ये क्या दिया, गजब कर दिया इन्होंने तो, XC और XL दे दिया, जो कि पावर फैक्टर cos फाई में, ठीक है ना, cos फाई में XC बटे XL कभी होता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, XC बटे XL कभी नहीं होता है, ये एकदम डायरेक्ट रॉन्ग दिया गया है, यही आंसर आपका सही होगा। और यहाँ पर क्या बोला है, ये वोल्टता और धारा के बीच का जो एंगल होता है, जो फेजर कोण होता है, ठीक है ना, इनका कोसाइन लेते हैं, तो यही आपकी पावर फैक्टर होता है। राइट परिभाषा। वास्तविक शक्ति गुणक क्या होता है, P होता है, और आभासी शक्ति गुणक VI होता है। ये फ्रेंड्स का पावर फैक्टर होता है, cos फाई होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात जो होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका पावर फैक्टर होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डीसी शंट मोटर से लिखा है कि डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण द्वारा किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर की हम गति नियंत्रण किसके द्वारा कर सकते हैं, फ्लक्स कंट्रोल के द्वारा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या लिखा है, वातावरण ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, वातावरण से ट्रांसफार्मर में नमी के प्रवेश को फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आता है ब्रीदर। ये क्या करता है कि बाहर की नमी को ट्रांसफार्मर में अंदर जाने से रोकता है। इसमें सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, किसका, सिलिका जेल का, ठीक है, याद रखना, इसमें सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीसी पावर की तुलना में एसी पावर से करने में सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट दिया गया है, लिखा है कि डीसी की तुलना में एसी ट्रांसमिशन के दौरान पावर हानि अधिक होती है, ये गलत दिया गया। डीसी के द्वारा जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो पावर लॉस जो है कम से कम होते हैं, कोरोना लॉस कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना होता है डीसी पे, ठीक है ना, क्या डीसी का कोरोना जो होता है, डीसी का कोरोना और बराबर में होता है 1/3 एसी का कोरोना, ठीक है, 1/3 एसी का कोरोना हानि। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर दिया गया एसी कम खर्चीली और आसानी से उत्पन्न होती है, ये सही है। और जो सही है उनको हम छोड़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया आपका क्या, यहाँ पर सत्य जो है ना, नहीं मतलब असत्य यहाँ पर पूछा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या बोला है कि खाली स्थान की स्थिति में प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है फ्रेंड्स, जो चालक होते हैं, शुद्ध चालक, शुद्ध धातुएं भी चालक होती हैं। और लिखा है प्रेरित्र, इंडक्टर जो है ये भी आपका शुद्ध होता है। तो इंडक्टर में हम यूरेका वगैरह, ठीक है ना, इंडक्टर जो होता है इसमें, इंडक्टर में हम यूरेका वगैरह ऐसी चीजें हम यूज कर सकते हैं प्रेरक में। या फिर ये वाइंडिंग होती है, ये तो शुद्ध प्रतिरोधी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक इलेक्ट्रोलाइट का कैसा होता है, 0 होता है। और कैसी जो हाई रेजिस्टेंस होते हैं, कौन सा, यूरेका और इसके बाद यूरेका, मैग्नीन ले लेंगे, ठीक है ना, मैग्नीन ले लेंगे, मैग्नीन इनका सबका, और मॉलिब्डेनम ले लेंगे, नाइक्रोम ले लेंगे, ठीक है ना, नाइक्रोम ले लेंगे, इनका सबका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है फ्रेंड्स ये 0 होता है। ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ये फ्रेंड्स किसका होता है, कुचालक का होता है, ठीक है ना, कुचालक का और अर्धचालक का, याद रखना, अर्धचालक का, ठीक है ना, अर्धचालकों का और किसका,
इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य जो होता है आपका H2SO4 बैटरी में डालते हैं, इसका ऋणात्मक होता है। होता क्या है कि जैसे ये ताप का प्रभाव पड़ता है या गर्म होता है ये, तो इसका रेजिस्टेंस जो है ये घट जाता है और इसमें धारा प्रवाह आसानी से प्रारंभ हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन नंबर 93 फ्रेंड्स, फ्यूज एलिमेंट में फ्यूजिंग करंट और धारा रेटिंग के अनुपात को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, फ्यूजिंग करंट कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, और फ्यूजिंग फैक्टर का सामान्य स्थिति में 1.11, ठीक है ना, किट कैट के लिए, ठीक है ना, किट कैट फ्यूज के लिए। और यहीं पर एचआरसी फ्यूज के लिए, एचआरसी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान जो है 1.15 होता है, याद रखना। चलिए 1.15 होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें क्या दिया गया, एक यंत्र में जब सूचक पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में निष्क्रिय तरीके से धीरे धीरे गतिमान होता है तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स अति अवमंदन कहा जाता है। इसी सेट में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा या तीसरा आप देखेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सी एक एसी संट आवश्यक नहीं है जिसका उपयोग वहां पर रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका डिटेल हमारे पिछले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ क्या होता है कि उच्च तापीय वैद्युत स्थैतिक बल, इसका उपयोग नहीं होता है इसमें। निम्न ताप गुणांक एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जो संट होती है फ्रेंड्स, जो संट होती है ये किसकी बनी होती है, ये मैग्नीन की बनी होती है, ठीक है ना, याद रखना। मैग्नीन की संट बनी होती है, तो इसका प्रतिरोध जो है समय के साथ या टेम्परेचर के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये सही है, ये सही है। अधिकतम तापमान वृद्धि के कारण धारावहन क्षमता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये भी सही है। ये फ्रेंड्स रॉन्ग दिया गया है और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव है इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें क्या बोला है, आमतौर पर स्टील को चुंबकित, ठीक है ना, करना क्यों कठिन है, क्योंकि इसकी पारगम्यता फ्रेंड्स जो है ना निम्न होती है, इसके कारण से इसको चुंबकित करना थोड़ा सा कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित हानियों में से किसे परिवर्तित हानियों के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ताम्र हानियां जो होती हैं ये आपकी परिवर्ती हानियां होती हैं। इनको I2R के नाम से, लॉसेस के नाम से जानते हैं, और इन्हें जो है वाट में मापा जाता है। शैथिल्य हानियां मतलब हिस्टैरिसीस हानियां, लौ हानियां WI, इसके अंतर्गत कौन कौन सी होती हैं, ये लौ हानियां होती हैं। इसका एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है फ्रेंड्स। जो लौ हानियां होती हैं आयरन लॉस होती हैं, आयरन लॉस के अंतर्गत हिस्टैरिसीस हानियां और एडी करंट हानियां, भंवरधारा हानियां दोनों आती हैं। तो ये दोनों, ये सभी लौ हानियां ही हैं। अब बची एक ताम्र हानियां, जो ताम्र हानियां आपकी आती हैं परिवर्ती हानियों के नाम से इनको जाना जाता है, भार के आधार पर ये परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये हंटिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना, हंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हंटिंग क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है ना, हंटिंग समाप्त कर देता है। और दूसरी बात, तुल्यकाली जो मोटर होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, सिंक्रोनस मोटर होता है, इसको क्या करता है, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए भी बनाया जाता है, ठीक है ना, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ क्या बोला है कि प्रवर्तन बल गुण प्रदान करने के लिए, तो ये क्या करता है, प्रवर्तन बल गुण होता है विपरीत बल गुण, जिससे इसमें जो कंपन होते हैं, ये कंपन को हम दोलन कहते हैं, ठीक है ना, ये विडोलन कहते हैं, ये इसमें समाप्त कर दिए जाते हैं। इसके द्वारा, टेम्पर वाइंडिंग के द्वारा। ये कहाँ की जाती है, कि जो आपका रोटर होता है, रोटर के जो ये ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव के मुखों पर होल करके और कापर की छड़ों के द्वारा, ठीक है ना, कापर की छड़ों के द्वारा इसका वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। और ये वाइंडिंग किसके समान होती है फ्रेंड्स, याद रखना, ये वाइंडिंग जो होती है ना, ये पिंजरा के समान होती है, ठीक है ना, स्क्वायरल केज मोटर के पिंजरा के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99। लास्ट का हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। इसमें बोला है स्वच्छ नए लैंप और फिटिंग वाली प्रदीप्ति और कार्यकुशलता की स्थिति के अंतर्गत प्रदीप्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है, अनुरक्षण गुणक कहा जाता है, सेफ्टी मेंटेनेंस फैक्टर कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का है हमारा। इसमें बोला है जब कंपास को स्वतंत्र रूप से समतल में लटकाया जाता है तो यह पृथ्वी की सतह के समानांतर नहीं बल्कि क्षैतिज के साथ एक कोण पर झुका होता है, ठीक है ना,
एक कोण बनाता है, इस कोण को हम कौन सा, नति कोण या डिप एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ये आपका किसका क्वेश्चन है मालूम है आपको, ये चुंबक का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये चुंबक का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको भूगोल में भी मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का जो अगले वीडियो का आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला वीडियो हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 3 आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रश्न से स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। यदि आप नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। कैसा रहा हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, दीजिए अनुमति, मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।